दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ आज माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के जिला अध्यक्ष वरुण शर्मा जी हैं और इस समय शिक्षकों की कई सारी ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर बहुत आक्रोश है शिक्षकों में और एक आंदोलन की तैयारी वो कर रहे हैं, एक बड़े डेमोन्स्ट्रेशन की तैयारी में जुटे हुए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा लंबे समय से चला आ रहा है, इसको इस एजेंडे में रखा गया है, लेकिन इसके अलावा जो सेवा नियमावली है उसमें कई ऐसे बदलाव किए गए हैं जो शिक्षकों के हितों के अनुरूप नहीं है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा और हायर एजुकेशन तीनों को मिला करके एक जॉइंट निदेशालय का गठन किया है जिसमें ये सेवा शर्तें और नियमावली बदली गई हैं। वरुण जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने शिक्षकों की समस्या से संबंधित मुझे अपने चैनल पर आकर मौका दिया है जिससे कि हम शिक्षकों की आवाज़ को उठाने में मदद मिलेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम पर तो हम बात करेंगे डिटेल में, वो पुराना मुद्दा है और समाज में बहुत सारे लोग आपकी उस समस्या से वाकिफ भी हैं और उससे सरोकार भी रखते हैं। जी। लेकिन ये बड़ा डेवलपमेंट है जो सेवा नियमावली में बदलाव किए गए हैं, मैनेजमेंट को असीमित अधिकार दिए गए हैं और इससे ऐसा अंदेशा है कि आने वाले समय में ये जो पूरा सर्विस सेक्टर है आपका एजुकेशन का, इसमें जॉब सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। बिल्कुल। तो आप थोड़ा ये समझाइए कि किस तरह के वो बदलाव हैं जो किए गए हैं। ये पहला तो ये कि अब तक जो व्यवस्था थी क्या वो बेहतर थी, या जो नई व्यवस्था की गई है उसमें किस तरह से आपके हितों को चोट पहुंच रही है। थोड़ा सा यहीं से बात शुरू करते हैं। बेसिक, माध्यमिक और हायर एजुकेशन तीनों का एक सिस्टम पूरे प्रदेश में बना हुआ है। अब तीनों को मिलाकर एक संयुक्त रूप से ये गवर्निंग बॉडी बना रहे हैं, तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा? निश्चित तौर पर ही जो पहली व्यवस्था थी वो बहुत बेहतर थी। अगर हम थोड़ा पहले जाएं तो माध्यमिक शिक्षा की अपनी अलग नियमावली थी और वो भी बहुत माध्यमिक शिक्षक संगठन के संघर्ष के बाद हमें प्राप्त हुई थी। बहुत पहले होता था, जो वेतन होता था हमारा, वेतन अधिनियम नियम नहीं था, जिसमें जो वेतन सरकार की तरफ से आता था वो मैनेजमेंट के अकाउंट में आता था और मैनेजमेंट अपनी मर्जी के हिसाब से उत्पीड़न करता था और शिक्षकों को जब जाकर वेतन मिलता था। तो वो कैश में देता होगा उस समय, पुराने समय में, या अकाउंट में ही आता था? नहीं, अकाउंट में भी आता था। तो वो सैलरी जो वो उसके अकाउंट से आता था तो उसको अपने तरीके से ही वो देते थे, उसके लिए बीच में से वो पैसा मांगते थे। ये किस साल तक ये व्यवस्था रही होगी? ये व्यवस्था जो है ये लगभग 1900 जो आयोग का निर्माण हुआ 1992-93 के बाद, तब से ये व्यवस्था जो है हुई है कि जब वेतन अधिनियम नियम आया उसके बाद में, और हमें जो वेतन जो है ट्रेजरी से मिलना शुरू हुआ। ये बेहतर व्यवस्था ये तो अभी भी है, लेकिन ये शिक्षक संगठनों के काफी संघर्ष के बाद हमें प्राप्त हुई है। दूसरी व्यवस्था ये थी कि हमारा जो नियोक्ता होता है माध्यमिक एडिड कॉलेज, जो स्कूल्स होते हैं, चाहे वो हाई स्कूल तक हैं, चाहे वो 8वीं तक हैं, चाहे वो 12वीं तक हैं, या आपके माइनॉरिटीज कॉलेज हैं जो मैनेजमेंट के कॉलेज हैं, दूसरे कॉलेज राजकीय कॉलेज होते हैं, वहां की व्यवस्था अलग है जी। तो हमारा जो नियोक्ता होता है, आयोग का गठन होने के बाद हमारी नियुक्ति एक कंपटीशन निकालने के बाद आयोग से हमारी पूरी प्रक्रिया होती है, लेकिन नियुक्ति जो करता है वो हमारे यहाँ मैनेजमेंट करता है। अगर मैनेजमेंट नहीं है तो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड आपकी परीक्षा लेता है, इंटरव्यू करता है और पैनल जारी सेलेक्ट करता है और फिर आपको कॉलेज अलॉट करता है। फिर वो जो मैनेजमेंट है उस कॉलेज का, वो आपकी ज्वाइनिंग कराता है। वो ज्वाइनिंग हमारे नियोक्ता जो होता है मैनेजमेंट होता है जी। तो इसमें क्या था कि कभी भी किसी भी कारणवश, द्वेषवश शिक्षकों का उत्पीड़न होता था, और शिक्षकों का उत्पीड़न होता था तो मैनेजमेंट शिक्षकों को किसी भी बात पर अगर वो नहीं पसंद कर रहा है उसको तो टर्मिनेट कर देता था। कई बार सस्पेंशन कर दिया, कई बार टर्मिनेट कर दिया। तो शिक्षक संगठनों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी जी। और ये नियम पारित हुआ जिसे धारा 21 बोलते हैं। इसे बोलते हैं सेवा सुरक्षा की धारा 21 जी, जिसके अंतर्गत आपको पहले शिक्षा निदेशालय से अनुमोदन लेना पड़ेगा। मैनेजमेंट द्वारा की गई कार्यवाही को मान्य नहीं माना जाता था, पहले उस निदेशालय से ओके होता था, और अगर कोई गलती मैनेजमेंट ने अगर किसी को टर्मिनेट किया तो जब तक निदेशालय उसको अप्रूव नहीं करता था तब तक वो लागू नहीं होता था। ठीक है। तो उससे अध्यापक बहुत सुरक्षित रहता था। अब हमारी जो सरकार आई है, इन सरकार ने पहले बेसिक डिपार्टमेंट अलग होता था, माध्यमिक का अलग होता था, तो हायर का अलग होता था जी। इन्होंने तीनों को ज्वाइंट कर दिया। जब इन्होंने तीनों को ज्वाइंट किया तो हमारी जो माध्यमिक शिक्षा की अलग नियमावली थी वो पहले वाली नियमावली स्वतः ही समाप्त हो गई। बिल्कुल। उसके लिए नई नियमावली बनी।
तो जो नई सेवा नियमावली बनी है उसमें धारा 21 को नहीं जोड़ा गया। अच्छा, अब क्या व्यवस्था की है अब इन्होंने? व्यवस्था यही है कि मैनेजमेंट को संपूर्ण अधिकार है कि वो किसी भी परिस्थिति में किसी भी आधार पर किसी भी शिक्षक पर कोई भी एक्शन ले सकता है। उसको निदेशालय के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इससे हमारी जो सेवा सुरक्षा है उस पर खतरा मंडरा गया है। हर समय शिक्षक भयभीत रहता है। वो जो शिक्षक जो स्वतंत्र होना चाहिए, जो राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है, वो जब अपनी सेवा सुरक्षा को लेकर ही सुरक्षित नहीं है तो कहीं ना कहीं में मानसिक रूप से उतनी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगा। क्योंकि होता क्या है, मैनेजमेंट कहीं जाति के आधार पर, कहीं किसी और बात के आधार पर या अपने तरीके से ना चलने के आधार पर भी शिक्षकों का उत्पीड़न कर देता है। मैनेजमेंट का अपना एक इंटरेस्ट होता है जी। और मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं वो अधिकतर पॉलिटिकल पार्टीज से एफिलेटेड रहते हैं जी। वो इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। और जो टीचर्स और जो प्रिंसिपल इसमें उनका साथ नहीं देते, उनके खिलाफ वो कार्रवाई भी बिल्कुल करते हैं। कार्रवाई होती है। तो ये भी एक बड़ा इसके ये पीछे बिल्कुल खेल है। एक बहुत बड़ा खेल है। और हमारा जो संगठन है माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट, जिसके मेरे जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे पास है जी। शिक्षकों की सुरक्षा के लिए और शिक्षकों की तमाम समस्याओं के लिए हम लड़ते हैं। तो हमारे प्रदेश नेतृत्व ने आह्वान किया है कि जो आने वाली 10 फरवरी है जी। उस पर हम 10,000 से पार शिक्षा निदेशालय पर लोग इकट्ठा होकर निदेशालय का घेराव करेंगे और यह बात सरकार तक पहुंचाएंगे कि यह जो नई नियमावली आई है उससे शिक्षक कितना असुरक्षित है। ये केवल एक ही क्लोज बदला है या कुछ और भी परिवर्तन हुए हैं? नहीं, परिवर्तन हुए हैं और माइनर परिवर्तन है। हाँ। जो धारा 21 है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी। तो जो बाकी परिवर्तन हुए हैं उनसे सहमत हैं आप? उनसे कोई इतना ज्यादा कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है। मेन तो परिवर्तन यही है और तो छोटे मोटे परिवर्तन होते रहते। सबसे बड़ा परिवर्तन ये है सेवा सुरक्षा को लेकर। ठीक है। और क्या? लेकिन जिस तरह से सेवा सुरक्षा समाप्त हुई है, इसी तरह से सरकार, अगर हम जागरूक नहीं होंगे, हम अपनी बात को नहीं रखेंगे तो कभी भी कोई भी नियम किसी भी आधार पर आ सकता है। जो हमें वेतन अधिनियम बहुत संघर्षों के बाद मिला है उस पर भी सरकार कुछ भी निर्णय ले सकती है। तो हमें ये सचेत करना है जिससे प्रदेश के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनको पता चले कि वास्तव में इससे कितना खतरा शिक्षकों के लिए है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे पूरे एजुकेशन सिस्टम के प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है? बिल्कुल दूरगामी। जैसे मैं अभी की बात नहीं कर रहा, सरकार ने जिस तरह से पब्लिक सेक्टर के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को प्राइवेट सेक्टर पे हैंडओवर किया है, ऐसे ही कहीं ये परिवर्तन इसलिए तो नहीं किया गया कि इन फ्यूचर इन सारे कॉलेजेस को प्राइवेट सेक्टर के हैंडओवर किया जाएगा और वो किया जाएगा तो उसके हिसाब से पॉलिसीज रिफ्रेम करनी अभी से शुरू कर दी गई हैं। जैसे मर्जर हो रहा है इस समय। जी। बेसिक एजुकेशन में जिन स्कूलों में बच्चे कम हैं उनमें जूनियर का और प्राइमरी का मर्जर हो रहा है एक साथ। इन फ्यूचर ये भी प्लानिंग है कि जहाँ तीनों में कम है तो मर्जर इंटर कॉलेज में कर दिया जाए तीनों का। निश्चित तौर पर कुछ भी मंशा हो सकती है और इसको भी सरकार दूसरे तरीके से देख रही है। जहाँ पे स्टूडेंट कम है वहां पर मर्ज करके दूसरा बनाना ये ऑप्शन नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जो हमारे राजकीय विद्यालय हैं जो 10th तक हैं या 12th तक हैं जी, जब वहां पर संबंधित सब्जेक्ट का अध्यापक ही नहीं होगा वहां की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती। मान लो कोई इंटर तक का कॉलेज है और वहां पे फिजिक्स का लेक्चरर नहीं है क्योंकि 2018 के बाद LTGIC में कोई भी नियुक्ति नहीं हुई। 2018 में एक विज्ञापन आया था 10,000 कुछ पदों पर, जिसमें काफी धरने प्रदर्शनों के बाद वो भर्ती क्लियर हुई थी और नेगेटिव मार्किंग थी। पहली बार ही परीक्षा हुई थी, उससे पहले मेरिट बना करती थी। तो उसमें मात्र 2 से 2,500 जो बच्चे हैं, 2500-2600 के आसपास जो बच्चे थे वो पास हुए थे, जिनको 36-37 धरने प्रदर्शन के बाद उनके रिजल्ट जारी हुए और उनकी नियुक्ति मिली। उसकी सेकंड प्रतीक्षा सूची जारी हुई। तो जब 10,000 कुछ पदों पर विज्ञापन था, केवल 2500 या 2600 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए। उनमें से भी कुछ बच्चे इधर उधर ज्वाइन कर लिया जब काफी लंबा समय हो गया था। तो गवर्नमेंट के हिसाब से 7,500 से ज्यादा पद खाली रह गए 2018 वाली भर्ती में। जी। और 2018 से लेकर अब तक भी रिटायरमेंट हुआ होगा, तो वो भी शिक्षक रिटायर हो गए हैं। तो 2018 से लेकर जो गवर्नमेंट के हिसाब से 2018 में 10,500 पद लगभग खाली थे, जिसमें लगभग 2500 अध्यापक ही नियुक्त हुए हैं। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही 2018 में 7500 पद खाली रह गए। 18 से अब 2025 चल रहा है, इसमें भी टीचर रिटायर हुए होंगे। कोई भर्ती गवर्नमेंट ने इन वर्षों में नहीं की है, तो वो राजकीय विद्यालय कैसे चल रहे होंगे? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? इसके पीछे यही मंशा हो सकती है कि कहीं ना कहीं
पहले आप उसकी जड़ों को कमजोर करो। जब विद्यालय की जड़ें कमजोर हो जाएंगी तो निश्चित ही वहां पे शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं होगी, बच्चा वहां से दूर भागेगा। प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपटीशन में ये संस्थाएं नहीं टिक पाएंगी, क्योंकि टीचर्स नहीं है, लैब में प्रैक्टिकल के लिए एपरेटस नहीं है, जी जी, केमिकल्स नहीं है, जी बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर, टीचर्स नहीं है। तो मार्केट में जब कंपटीशन होगा, पेरेंट्स कंपेयर करेंगे तो वो लोन लेके भी प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशन में वो जाना प्रेफर करेंगे। इसीलिए उनका बेहतर हो रहा है। नहीं तो जो आयोग से किसी भी विभाग में जो अब टीचर आ रहे हैं वो बहुत ही वेल क्वालिफाइड आ रहे हैं। हाँ, एक टफ कंपटीशन होता है, एक टफ कंपटीशन, इतनी बड़ी भीड़ में से वो निकल के आता है तो उसके अंदर भी बहुत सपने होते हैं काम करने के लिए। निश्चित मुझे वो नकारा नहीं होता, वो काम करना चाहता है। मुझे लगता है कि पूरे यूपी में, अगर मैं सही हूं तो आप करेक्ट करेंगे, 20 लाख से ज्यादा बीएड है। बिल्कुल है जी। और कहीं भी कोई 1000 वैकेंसी भी टीचर्स की निकलती हैं तो इतने सारे लोग compete करते हैं। बिल्कुल, तब उनमें से लोग रिटन टेस्ट जी, जी। में, इंटरव्यू में सेलेक्ट होकर जी, के यहाँ तक जी, जी। पहुंचते हैं। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो वेल क्वालिफाइड और लोग कोई हैं। भी भर्ती पंचवर्षीय होती है। हाँ, 5 वर्ष से पहले किसी विभाग में कोई भर्ती नहीं आती। अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक में 2018 से बाद में कोई वैकेंसी नहीं आई। और माध्यमिक की बात करें, माध्यमिक में हम बात करें तो फिर माध्यमिक में समय समय पर वैकेंसी आई है बीच बीच में, लेकिन फिर भी जो नियुक्ति वर्षवार होनी चाहिए, क्योंकि सत्र तो अध्यापक के बिना 1 वर्ष भी नहीं चल सकता। निश्चित बात है, अगर कोई अध्यापक इस वर्ष रिटायरमेंट हो रहा है तो 1 वर्ष व्यवस्था कैसे चलेगी विद्यालयों में? तो आपके मुताबिक एक मोटा अनुमान ये है कि लगभग 10,000 पोस्ट तो वैकेंट हैं जीआईसी में। 10,000 कम से कम जी। और ये एलटी के पद हैं, एलटी वाले। और अगर बात करें माध्यमिक में ये आंकड़ा 30,000 के आसपास, 30,000 के आसपास। और बेसिक में भी मुझे लगता है कि ये लाखों में होगा शायद। बिल्कुल होगा, बेसिक में भी। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेंगे तो बच्चा उधर की तरफ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आपके एजेंडे में ये जो 10 तारीख को आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, ये सारे इश्यूज शामिल हैं? नहीं, 10 तारीख का जो हमारा जो शिक्षा निदेशालय का घेराव है वो मूल रूप से धारा 21 को लेकर है। वो हमारा धारा 21 वो हमारा है, जो नियुक्ति की जो शर्तें हैं, जी जी जी, वो पुरानी तरह से, उसे धारा 21 को हमारी जो है सेवा नियमावली में जोड़ा जाए। अच्छा, एक ये इशू हो गया, आप पुरानी नियम को बेहतर बता रहे हैं, ऐसे ही ओल्ड पेंशन को बेहतर बताते हैं लोग जी। तो ओल्ड पेंशन स्कीम पे भी हम डिटेल लेंगे अभी आपसे, लेकिन पहले एक सवाल मेरा ये कि पुराने नियमों को अक्सर ज्यादातर सरकारी कर्मचारी बेहतर बताते हैं जी। अभी जो बदलाव किए जा रहे हैं उनसे संतुष्ट नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बदलाव हैं सरकारें क्यों कर रही हैं? नहीं, ये वाला ये जो धारा 21 को लेके बदलाव है, ये तो जितने भी विद्यालय हैं ऑब्वियसली ये तो सब पॉलिटिकल लोगों के विद्यालय हैं जी। तो उनका जो है कहीं ना कहीं सत्ता शासन में बहुत बड़ा दखल होता है। हो सकता है प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को यह ना पता हो अभी तक कि यह जो इतना बड़ा बदलाव हुआ है इसके कितने नुकसान शिक्षकों के लिए हैं। क्योंकि जब नई शिक्षा नियमावली बनी थी तो इस धारा 21 को बड़ी ही चतुराई के साथ हटा दिया गया। तो जब हम सब लोग जागरूक होकर इस बात को उठाएंगे तो हम प्रदेश के मुखिया से उम्मीद करते हैं निश्चित तौर पर ही वे शिक्षकों को, जो राष्ट्र निर्माण का अहम कड़ी होती है, नींव होती है, उनके शिक्षा नियमावली को जरूर सही करेंगे और धारा 21 को जोड़ लेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद फिर नई पेंशन स्कीम आई, अभी हाल में एक प्रोसेस भी चला कि इसमें रिफॉर्म्स हो रहे हैं, यूपीएसआई। हाँ, ये बेटर है। तो आप कंपैरिजन करके बताइए तीनों स्कीम्स में कि कौन सी बेटर है और आप कौन सी चाहते हैं? निश्चित तौर पर ही कोई भी कर्मचारी ओपीएस को चाहेगा। दूसरा ये है कि होता क्या था कि 2004 में 1 अप्रैल 2005 को एनपीएस लागू हुआ था। 2004 में नियम आया था कि सभी कर्मचारी को अब एनपीएस दिया जाएगा, न्यू पेंशन स्कीम से जोड़ा जाएगा जी। ऑब्वियसली उस समय जो कार्यरत थे लोग उनको पुरानी पेंशन के लाभ मिल रहे थे, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उस न्यू पेंशन से प्रभावित हो रहा था, ओल्ड पेंशन से न्यू पेंशन में जी। प्रभावित वो हुआ जो आने वाले समय में उसने ज्वाइनिंग की, और ज्वाइनिंग करने के बाद उन्हें जो है न्यू पेंशन के रूप में केवल मात्र 1,000 रुपए, 1,500 रुपए या 2,000 रुपए मिले और उनकी जीविका को खतरा पैदा हुआ। मैं आपको रोकना चाहूंगा, मोटे तौर पे मान लीजिए कि मुझे अंदाजा नहीं है, मैं एक सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ, मुझे अंदाजा नहीं है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या बेनिफिट्स थे, न्यू पेंशन स्कीम में क्या नुकसान थे। तो एक मुझे थोड़ा इलेबोरेट करके ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी हमारी, उसमें जो 20 वर्ष सेवा कर लेता था उसको जो उस समय की लास्ट 12 महीने की सैलरी होती थी उसके एवरेज से उसकी हाफ सैलरी पे डीए लगकर मिलता था। ठीक है।
पेंशन के तौर पे। पेंशन के तौर पे, और जो भी पैसा हमारा डिपॉजिट होता था जीपीएफ के रूप में वो विद इंटरेस्ट वापस मिलता था जी। इसके अलावा अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ कोई सेवा काल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी, कोई ट्रेजरी हो जाती थी, तो उसके जो पारिवारिक पेंशन के रूप में उसको जो है वह पेंशन मिलने लगती थी। लेकिन जो न्यू पेंशन स्कीम आई उसमें इन्होंने सबसे बड़ा बदलाव ये करा कि एनपीएस में इन्होंने 10% जो हमारा बेसिक प्लस डीए होता है उसका कटता है जी। और पहले उसमें 10% गवर्नमेंट देती थी, फिर बढ़ा के 14% अपनी तरफ से करने लगी। और न्यू पेंशन स्कीम में यह किया कि जब आप रिटायर होंगे तो आपका ये पैसा शेयर बाजारों में लगा हुआ होगा, जो हमारा कटता है कंपनियों के हाथों में होगा जी। और जो पैसा हमारा सारा इकट्ठा होगा उस समय जिसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं थी, उसका 60% हमें केवल रिटर्न होगा और जो 40% होगा उस पर आपको सैलरी वो दी जाएगी पेंशन, जो मात्र बहुत कम बनती थी, जो जीविका चलाने के लिए उपयोगी नहीं होती थी। इसके साथ ही न्यू पेंशन स्कीम में पहले जो फैमिली पेंशन थी उसके भी बेनिफिट्स खत्म कर दिए थे। लेकिन जैसे जैसे इसके नुकसान आए देखने में, तो संगठनों ने इसकी मांग की और बहुत मजबूत तरीके से इस बात को रखा गया और रखने के बाद एनपीएस में परिवर्तन कर कर अगर ट्रेजरी होती थी तो परिवार को पुरानी पेंशन के लाभ दिए। पहला परिवर्तन तो गवर्नमेंट को यह करना पड़ा, तो पहली तो गलती यही थी जी। जब बहुत ज्यादा मांगे चली 2014 तक कोई इस पर ज्यादा जिक्र नहीं करता था, फिर 2014 तक संगठनों ने मांग करनी शुरू की, तो आज 6 राज्यों में पुरानी पेंशन है। फिर गवर्नमेंट यूपीएस लेकर आई। अब यूपीएस में गवर्नमेंट ने एक तो जो हमारा 20 साल का समय था पूर्ण पेंशन के लिए, उससे पहले उसी के एवरेज में पेंशन मिलती थी, उसको बढ़ा के 25 वर्ष कर दिया। पहले तो एक तो ये दोष है। दूसरा दोष ये है कि जो हमारा एनपीएस के रूप में 10% पैसा कटता है और 14% उसमें गवर्नमेंट मर्ज करती है, उसकी वापसी के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। और एक एवरेज निकाल के अगर कोई 25 साल जो नौकरी करेगा तो उसके लास्ट के 12 महीने का एवरेज निकाल के और उस पर डीए निकाल के पेंशन दे देंगे हम आपको। लेकिन जो हमारा ये पैसा इकट्ठा होगा, जो हमारे ही वेतन से कटता है, जो बाद में एक बड़ा मूल्य बन जाता है, उसकी वापसी का प्रावधान नहीं है। तो अब हमारी जो मेन मांग है, ये यूपीएस जो लागू करने, यूपीएस का गजट अभी जारी हुआ है और हम इसके प्रति एक दिन अपना प्रदर्शन कर चुके हैं, जिसमें हमने जो यूपीएस है, यूपीएस के लिए बायकट किया है और उसको सुहा करने का काम हमने सब संगठनों ने बड़े स्तर पर किया है। तो यूपीएस को हम इसलिए नहीं चाहते हैं, इसीलिए ओपीएस बेहतर है अब भी, क्योंकि ओपीएस में जो आपका पैसा कटेगा, जितना भी आप कटोगे, जो उसका इंटरेस्ट होगा, वो आपको रिटायरमेंट के समय पूरा ही वापस मिलेगा। ये माध्यमिक शिक्षा में पूरे प्रदेश में कितने टीचर्स होंगे? मोटे तौर पे आप लगा लीजिए कि लगभग इनकी संख्या 50,000 के आसपास होगी, 50 से 55,000। और बेसिक का कोई आइडिया है आपको? बेसिक का आइडिया नहीं है, लेकिन बेसिक में भी ये संख्या जो है, ये लगा लीजिए आप 2 लाख से ज्यादा होगी। और हायर एजुकेशन भी अगर इंक्लूड कर लें, हायर में इंक्लूड कर लो तो हायर में भी यूपी के अंदर ये 10,000 से ऊपर संख्या हो जाएगी। तो यानी ये लगभग 3-3.5 लाख लोगों से। हाँ नहीं, ये केवल इन्हीं का नहीं है, ये पुरानी पेंशन और जो यूपीएस तो वाला मुद्दा है, ये तो का सभी डिपार्टमेंट का है। कोई कर्मचारी भी, सरकार इस पर सर्वे करा चुकी है कई बार, और सर्वे में निश्चित तौर पे ही जो है ओपीएस को बेहतर माना जाता है। तो दोस्तों, एक मामला ये भी है कि अगर यूपीएस या एनपीएस इतनी ही बेहतर है तो किसी भी सदन का सदस्य एक दिन रहने वाले व्यक्ति को भी पुरानी पेंशन का लाभ क्यों दिया जाता है? उन्हें नई पेंशन का लाभ में क्यों नहीं रखा गया? अगर एक दिन भी कोई किसी सदन का सदस्य रह लेता है तो उसको पुरानी पेंशन के पूरे बेनिफिट दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये बड़े सवाल हैं, इन्हें लेकर के माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट जो है 10 फरवरी को एक बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहा है और हम लगातार इन इश्यूज पर बात करते रहेंगे, बाकी टीचर्स से भी बात करेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी राय कैसी है। आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में, आपकी मित्र मंडली में भी बहुत सारे शिक्षक होंगे, आप उनसे भी इन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और अपनी एक राय बना सकते हैं। समाज के जो भी तबके किन्हीं इश्यूज को लेकर लड़ाई लड़ रहे होते हैं, अगर हम उनमें अच्छे मकसद के लिए चल रही लड़ाइयों में शामिल नहीं होते, उनके साथ खड़ा नहीं होते, तो वो लड़ाइयाँ हार जाते हैं और इसका नुकसान पूरे समाज को झेलना पड़ता है। इसलिए आप इस लड़ाई में शामिल हों, शिक्षकों का साथ दें अपने, चूँकि ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम का सवाल है, इसलिए बेहद गंभीर सवाल है।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।